नमस्कार। हम क्रिया के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछली चर्चाओं में अध्ययन किया कि यौगिक धातु के 3 भेद हैं: प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु। आज हम संयुक्त क्रिया के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। संयुक्त का शाब्दिक अर्थ होता है मिला हुआ, और क्रिया से तो वाकिफ ही हैं कि जिस शब्द से किसी काम के होने, करने या करवाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। स्पष्ट है कि संयुक्त क्रिया में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिली हुई होती है। हम यूं भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक धातुओं से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रोने लगना, खाते रहना, पढ़ चूकना, जाना चाहना, जाग पड़ना, मार बैठना इत्यादि। यहां पर हम यह देख रहे हैं कि रोने और लगना 2 क्रिया के मेल से रोने लगना संयुक्त क्रिया बनी है। उसी तरह से खाते और रहना 2 क्रिया के योग से खाते रहना क्रिया का निर्माण हुआ है। उस तरह से पढ़ चुकना में पढ़ और चुकना 2 क्रियाओं का योग है। उसी तरह से जाना चाहना में जाना और चाहना 2 क्रिया के योग से क्रिया बनी है। जाग पड़ना भी जाग और पढ़ना 2 क्रिया के योग से बनी है। मार बैठना भी मार और बैठना 2 क्रिया के योग से बनी है। तात्पर्य यह कि संयुक्त क्रिया जो होती है वह 2 या 2 से अधिक धातुओं से या क्रिया से बनती है। इसीलिए हम संयुक्त क्रिया की परिभाषा देते हैं 2 या 2 से अधिक धातुओं से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। आपने यहां पर देखा कि ये लगना, रहना, चुकना, चाहना, पढ़ना, बैठना, ये सब जो सहायक क्रिया है, क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं का बोध कराती है। क्रिया के इन विभिन्न अवस्थाओं के मद्देनजर संयुक्त क्रिया के 11 भेद माने गए हैं। संयुक्त क्रिया का प्रथम भेद है आरंभ बोधक। आरंभ का मतलब होता है प्रारंभ या शुरू। तात्पर्य यह कि वैसी संयुक्त क्रिया जिससे किसी काम के प्रारंभ होने का बोध होता है, आरंभ होने का बोध होता है, तो उसे कहते हैं आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। इसे हम परिभाषा के रूप में कहते हैं जिस संयुक्त क्रिया से किसी कार्य के प्रारंभ होने का बोध हो उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वर्षा होने लगी, कुत्ता भौंकने लगा, तो यहां पर हम यह देखते हैं कि वर्षा होने लगी अर्थात वर्षा प्रारंभ होने का बोध होता है। कुत्ता भौंकने लगा, इससे कुत्ता भौंकना शुरू किया है इसका बोध होता है। प्रारंभ बोधक संयुक्त क्रिया में लगना सहायक क्रिया का योग होता है। देखिए, जैसे ये भी लगना, ये भी लगना। इसीलिए प्रारंभ बोधक संयुक्त क्रिया का सूत्र दिया है मैंने, धातु प्लस लगना। अर्थात किसी भी मुख्य क्रिया में जब लगना सहायक क्रिया का योग किया जाता है तो उससे जो क्रिया बनती है वह आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया का दूसरा भेद है समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। समाप्ति का मतलब है कि किसी कार्य के समाप्त होने का बोध होता है, अर्थात यह आभास होता है, यह मालूम पड़ता है कि क्रिया संपन्न हो चुकी है।
इसीलिए हम समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया की परिभाषा देते हैं, जिस संयुक्त क्रिया से किसी कार्य के समाप्त होने का बोध हो या पूर्ण होने का बोध हो, तो ऐसी क्रिया को समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका है, वे पढ़ चुके हैं। यहां पर देखिए कि खा चुका है मतलब कि बीते काल में क्रिया समाप्त हो चुकी है। वे पढ़ चुके हैं से भी स्पष्ट होता है कि क्रिया बीते काल में समाप्त हो चुकी है। इसीलिए समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया के लिए सूत्र दिया है, धातु प्लस चूकना बराबर समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। अर्थात मुख्य क्रिया में जब चूकना सहायक क्रिया का योग किया जाता है तो उससे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। संयुक्त क्रिया का तीसरा भेद है शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। शक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है ताकत, सामर्थ्य। अर्थात शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया से किसी कार्य के करने के सामर्थ्य का बोध होता है। इसीलिए शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया की परिभाषा देते हैं, जिस संयुक्त क्रिया से कार्य करने की शक्ति का बोध हो तो उसे शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश चल सकता है, मोहन दौड़ सकता है। यहां पर इस वाक्य में हम यह देखते हैं कि चलने की जो क्रिया है उसमें समर्थता का बोध होता है, यानी चल सकता है, यानी रमेश में यह सामर्थ्य है, यह शक्ति है कि वह चल सकता है। अर्थात सामर्थ्य का बोध होता है, शक्ति का बोध होता है। यदि हम मोहन दौड़ सकता है कहते हैं तो दौड़ने की शक्ति का बोध होता है, दौड़ने का सामर्थ्य का बोध होता है। इसीलिए शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया के लिए सूत्र दिया है कि धातु प्लस सकना बराबर शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। अर्थात जब मुख्य क्रिया में सकना सहायक क्रिया का योग किया जाता है तो उसे शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। संयुक्त क्रिया का चौथा भेद है अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। अनुमति का शाब्दिक अर्थ होता है इजाजत, हुक्म, आदेश, आज्ञा। अर्थात इस तरह की संयुक्त क्रिया के द्वारा किसी से इजाजत मांगी जाती है या इजाजत दी जाती है। इसीलिए अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया की परिभाषा देते हैं, जिस संयुक्त क्रिया से कोई कार्य करने की अनुमति मांगने या दिए जाने का बोध हो तो उसे अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुझे पढ़ने दो, उसे दौड़ने दो, उन्हें सोने दीजिए, वगैरह वगैरह। इन वाक्यों पे ध्यान दीजिए तो मालूम होगा कि पढ़ने दो यानी पढ़ने की इजाजत मांगता है, उसे दौड़ने दो अर्थात किसी को दौड़ने देने की इजाजत मांगता है, उन्हें सोने दीजिए, यह भी एक इजाजत मांगी जाती है। इसीलिए हम यहाँ पर यह देखते हैं कि अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया में किसी से अनुमति मांगी जाती है या अनुमति दी जाती है। इसीलिए इसके लिए सूत्र दिया है, धातु प्लस देना बराबर अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। अर्थात जब मुख्य क्रिया में देना सहायक क्रिया का योग किया जाता है तो उससे अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। संयुक्त क्रिया का पांचवा भेद है नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। नित्यता शब्द जो है यह नित्य शब्द से बना है,
नित्य का मतलब है लगातार, निरंतर। अर्थात इस तरह की संयुक्त क्रिया से यह बोध होता है कि क्रिया लगातार चल रही है, निरंतर चल रही है। इसीलिए हम नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया की परिभाषा देते हैं, जिस संयुक्त क्रिया से किसी कार्य के जारी रहने का बोध हो तो उसे नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वे पढ़ रहे हैं, तुम खाते गए, पेट लटकता गया। इन वाक्यों पे ध्यान दीजिए तो यह मालूम पड़ेगा कि यह लगातार चल रही है। उसी तरह से खाते गए से भी, खाते गए से यह बोध होता है कि क्रिया लगातार चलती रही है। उस तरह से पेट लटकता गया से भी बोध होता है कि क्रिया लगातार चल रही है, वह रुकती नहीं है। इसीलिए ऐसी क्रियाओं को नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसके लिए संक्षिप्त सूत्र है, धातु प्लस जाना या रहना बराबर है नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। अर्थात जब मुख्य क्रिया में जाना या रहना सहायक क्रिया का योग होता है, तब उस क्रिया से कार्य के जारी रहने का बोध होता है। इसीलिए इस प्रकार की संयुक्त क्रिया को नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया का छठा भेद है आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता का अर्थ होता है जरूरत। अर्थात इस तरह की संयुक्त क्रिया से किसी आवश्यकता का बोध होता है, किसी जरूरत का बोध होता है। इसीलिए आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया की परिभाषा देते हैं, जिस संयुक्त क्रिया से कोई कार्य करने की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध होता है तो उसे आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उसे रात में जागना पड़ता है, उन्हें नहीं रोना चाहिए, मुझे 5 रुपये चाहिए, वगैरह वगैरह। इन वाक्यों पे ध्यान दीजिए तो मालूम पड़ेगा कि जागना पड़ता है यानी जागने की जरूरत है, जागने की आवश्यकता है। नहीं रोना चाहिए अर्थात रोने की जरूरत है। 5 रुपये चाहिए अर्थात रुपये की आवश्यकता है, रुपये की जरूरत है, वगैरह वगैरह। तो इन वाक्यों से स्पष्ट होता है कि आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया से आवश्यकता या कर्तव्य का बोध होता है। इसीलिए आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया के लिए संक्षिप्त सूत्र है, धातु प्लस पढ़ना या होना या चाहिए बराबर आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। अर्थात जब मुख्य क्रिया में पढ़ना या होना या चाहिए सहायक क्रिया का योग करते हैं, तब उससे जो संयुक्त क्रिया बनती है वह आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया का 7वां भेद है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इच्छा का शाब्दिक अर्थ होता है कामना, चाह, रुचि। अर्थात इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया से इच्छा का बोध होता है, कामना का बोध होता है, रुचि का बोध होता है। इसीलिए हम इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया की परिभाषा देते हैं, जिस संयुक्त क्रिया से कोई कार्य करने की इच्छा का बोध हो तो उसे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं घर जाना चाहता हूं, वे पढ़ना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। इन वाक्यों पे ध्यान दीजिएगा तो मालूम पड़ेगा कि जाना चाहता हूं अर्थात जाने की इच्छा व्यक्त की जाती है। उस तरह से पढ़ना चाहते हैं से पढ़ने की इच्छा जाहिर की जाती है। स्पष्ट है कि इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया से इच्छा व्यक्त की जाती है, कामना व्यक्त की जाती है।
इसीलिए इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया के लिए संक्षिप्त सूत्र दिया है, धातु प्लस चाहना बराबर इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। अर्थात मुख्य क्रिया में जब चाहना सहायक क्रिया का योग किया जाता है तो उससे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। संयुक्त क्रिया का 8वां भेद है अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अभ्यास का मतलब है कि बार बार करना, किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। इसीलिए अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया की परिभाषा देते हैं, जिस संयुक्त क्रिया से कोई कार्य करने के अभ्यास का बोध हो तो उसे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ा करता है, वे खाया करते हैं। इन वाक्यों पे ध्यान दीजिएगा तो मालूम पड़ता है कि वह बार बार पढ़ता है। वे खाया करते हैं, इसका मतलब है वे बार बार खाया करते हैं। अर्थात यहाँ पर अभ्यास का बोध होता है, पढ़ने का अभ्यास का बोध होता है, पढ़ने की बार बार क्रिया करने का बोध होता है, बार बार खाने का बोध होता है। अर्थात किसी क्रिया को बार बार करने का बोध होता है। इसीलिए इसके लिए संक्षिप्त सूत्र दिया है, धातु प्लस करना बराबर अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अर्थात मुख्य क्रिया में जब करना सहायक क्रिया का योग किया जाता है तो उससे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। संयुक्त क्रिया का 9वां भेद है निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। इस तरह की संयुक्त क्रिया से किसी कार्य की निश्चयता का बोध होता है, उसमें दुविधा नाम की कोई चीज नहीं रह जाती है। इसीलिए हम निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया की परिभाषा देते हैं, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध हो उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह मुझ पर डपट पड़ा, पीट डालूंगा। इन वाक्यों पे ध्यान दीजिए तो स्पष्ट होता है कि डपट पड़ा यानी वह डपट ही पड़ा, पीट डालूंगा अर्थात इस पीटने में भी कोई संदेह नहीं है, स्पष्ट कर रहा है कि पीट ही डालूंगा। उसी तरह से मार बैठूंगा से बोध होता है कि निश्चित रूप से मार बैठेगा। इसीलिए इस तरह की संयुक्त क्रिया से किसी कार्य की निश्चय रूप से होने का बोध होता है। इसीलिए ही इस संयुक्त क्रिया को निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया का 10वां भेद है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश का शाब्दिक अर्थ होता है छुट्टी भी और बाधा भी। हम यहां पर अवकाश का तात्पर्य बाधा से लेंगे। अर्थात इस तरह की संयुक्त क्रिया में किसी बाधा का बोध होता है, रुकावट का बोध होता है। इसीलिए हम अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया की परिभाषा देते हैं, जिस संयुक्त क्रिया से कोई कार्य निष्पन्न होने के लिए अवकाश का बोध हो तो उसे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह मुश्किल से सो पाया है, अर्थात इससे यह बोध होता है कि उसमें कोई बाधा थी जिससे वह नहीं सो पा रहा था, किंतु उन बाधाओं के बावजूद भी सो पाया है। अर्थात इस वाक्य से बाधा का बोध होता है, अवकाश का बोध होता है। इसीलिए इस तरह की संयुक्त क्रिया को अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया का 11वां भेद है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त का मतलब है फिर से कहा गया। अर्थात इस तरह की संयुक्त क्रिया में किसी क्रिया की ही पुनरावृत्ति की जाती है। इस तरह की क्रिया में समान या विपरीत अर्थ वाली क्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है। इसीलिए पुनरुक्त
संयुक्त क्रिया की परिभाषा देते हैं वह संयुक्त क्रिया जो समान अर्थ या विपरीत अर्थ वाली क्रिया के मेल से बनी हो, उसे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, आना, जाना। इन क्रियाओं पे ध्यान दीजिए तो लिखना और पढ़ना ये दो विपरीत अर्थ वाली क्रियाओं की पुनरावृत्ति से बनी है। उठना, बैठना यह भी विपरीत अर्थ वाली क्रियाओं की पुनरावृत्ति से बनी है। उस तरह से आना जाना भी कहते हैं तो यह विपरीत क्रिया के मेल से बनी है। उसी तरह से दौड़ना धूपना अगर कहते हैं तो यह दौड़ना और धूपना ये समान अर्थ वाले क्रिया के योग से बनी है। ये सब क्रिया जो है समान अर्थ वाली या विपरीत अर्थ वाली क्रियाओं के मेल से बनी है, इसीलिए इस तरह की क्रियाओं को पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। धन्यवाद।